Hello everyone, I am here with my another video. So today we will discuss about the projectile. So क्लास 12th के जो बायोमैकेनिक्स चैप्टर है उसके अंदर एक न्यू टॉपिक मिलेगा आपको। ये इसी साल ऐड हुआ है। तो देखते हैं व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग जब एयर में थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली, कैसा हॉरिजॉन्टली होना चाहिए, और ये आप कह सकते हैं अंडर एक्यूट एंगल के नीचे। एक्यूट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री से कम पे थ्रो करना है आपने। अगर 90 डिग्री पर वो सीधे चले जाएगा तो उससे कम करना है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो ग्रेविटी के एक्शन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो जैसा आप देख सकते हैं ये स्विमर है यहाँ पे, ये बास्केटबॉल है, ये फुटबॉलर जो गोलकीपर ने किक मारी है, ये जो लॉन्ग जंपर है, ये एयर में जा रहे हैं। तो ये एयर में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टली कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो यही क्या है, ये प्रोजेक्टाइल है। अब वो प्रोजेक्टाइल कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई बॉल हो सकती है, कोई इंडिविजुअल या एथलीट भी हो सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। जब हॉरिजॉन्टली को हम डिस्टेंस कवर करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और 90 डिग्री से कम, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और इट कैन बी एनी इंडिविजुअल और एथलीट। सो दो फोर्सेस जो ये प्रोजेक्टाइल पे काम करती है वो है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो और एक होती है एयर रेजिस्टेंस। जो एयर रेजिस्टेंस जो किसी बॉल को या किसी एक इंडिविजुअल को एयर में रोकती है, और ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुल करेगी। इसलिए फुटबॉल जब किक मार रहा है गोलकीपर तो फुटबॉल नीचे आ रही है, बास्केटबॉल भी नीचे आ रही है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी आ रही है। तो ये होता है हमारा प्रोजेक्टाइल। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दैट इज़ ट्रांजेक्ट्री। क्या होता है ट्रांजेक्ट्री, विच इज़ ऑल्सो नोन एज पैराबोला, जिसको हम पैरा बोलते हैं, पैराबोला। सो द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रांजेक्ट्री और पैराबोला। तो हमने भी ट्रांजेक्ट्री पढ़ा, जो भी चीज़ एयर में जा रही है, ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअल, तो वो एक पाथ फॉलो करती है, वो एक जो रास्ता है वो डिस्टेंस कवर करा है बेसिकली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये बाइक रेसर है, ये कोई एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एरो बन रखा है वाइट कलर से। ये देखो जो स्केटिंग कर रहे हैं, तो वो भी एक एयर में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। देखो बास्केटबॉलर है, उसने बॉल को बास्केट करी, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, एक पाथ फॉलो कर रहा है। जो प्रोजेक्टाइल है वो क्या है, एक रास्ता तय कर रहा है, वो पाथ फॉलो कर रहा है। उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्ट्री और पैराबोला। देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रांजेक्ट्री। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो प्रोजेक्टाइल है उसकी जो ट्रांजेक्ट्री है, उसका जो पाथ है, ठीक है, उसको अफेक्ट करता है, उसकी वजह से उसकी ट्रांजेक्ट्री में चेंजमेंट आता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कि आप किस एंगल से उस ऑब्जेक्ट को या वो एथलीट है किस एंगल से अपना आप को वो ऑब्जेक्ट को हम रिलीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी यहाँ पे कि जब कोई हम 30 डिग्री पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम रिलीज़ करते हैं, सपोज़ मान लो कोई आप ऑब्जेक्ट है, बॉल है, उसको 30 डिग्री पे रिलीज़ करो तो वो एक डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे जो फिगर है यहाँ पे वो भी दिखा है, तो बना रखा है मैंने, तो और इजीली आपको समझ में आएगा। तो वो कुछ एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे 30 डिग्री पे। देन 60 डिग्री पे अगर आप करोगे तो वो भी एक डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन जब आप थर्ड पॉइंट है जब आप 45 डिग्री पे रिलीज़ करते हो तो वो एक मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, अचीव करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये 45 डिग्री बना है यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस अचीव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है। तो इट मीन्स कि कोई भी जो बेस्ट एंगल है थ्रो करने के लिए प्रोजेक्टाइल को वो है 45 डिग्री। जितना आप 45 डिग्री पे थ्रो करोगे, उतना रिलीज़ करोगे, उतना ही ज़्यादा वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा होना चाहिए, 45 डिग्री। So scientifically it can be said that the angle of 45 is the best angle for achieving maximum distance। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव करना है तो उसको 45 डिग्री पे रिलीज़ करेंगे। ओके, जो नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है जो अफेक्ट करता है फैक्टर, वो है प्रोजेक्शन हाइट रिलेवेंट टू द लैंडिंग सरफेस। जो एंगल जो हम रिलीज़ कर रहे हैं वो लैंडिंग जो जहाँ पे लैंड होगा उसके रिलेवेंट में उसकी हाइट क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे है कि अगर जो हम लोग जो प्रोजेक्शन की हाइट है और जो लैंडिंग सरफेस अगर दोनों बराबर हैं तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट को किस एंगल पर रिलीज़ करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा हम लोग को 45 डिग्री के उस पर, ठीक है। अगर थ्रोइंग भी एरिया या फिर आप जिसको हाइट ऑफ प्रोजेक्शन बोल सकते हो, दोनों सेम है और लैंडिंग एरिया दोनों सेम है। जैसे राइट कॉर्नर में टॉप पे जो आपको इमेज दिख रही होगी, देखो दोनों इक्वल है तो 45 पे फेंकना है। ये तो आप लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों क्या है, इक्वल है। अगर आप इसी फिगर में देखोगे तो यहाँ पे इक्वल है। ओके, सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पे लैंडिंग सरफेस इज मोर। अगर लैंडिंग सरफेस ज़्यादा है किससे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से, मतलब जहाँ से आप थ्रो कर रहे हो वहाँ से लैंडिंग क्या है, ऊपर है। जो सेकंड फिगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो ये फिगर है इसमें आप देख सकते हो कि जो आपका लैंडिंग सरफेस है वो क्या है, ऊपर है बहुत। कहाँ से, जहाँ से आप फेंक रहे हो। तो वहाँ उस टाइम पे आपको क्या करना है, एंगल को इंक्रीज़ करना है, क्या, मोर देन 45।
मोर देन 45। और जो थर्ड केस यहाँ पे आता है कि अगर आपका जो लैंडिंग सरफेस है वो बहुत डाउन है और जो थ्रोइंग सरफेस है, जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, बहुत ऊपर है, ठीक है, ऊपर है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एंगल को थोड़ा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जैसे ये आपको ये थर्ड पॉइंट में दिख सकता है, यहाँ पे इसमें आपको दिख जाएगा, इसमें भी आपको देगा कि जो लैंडिंग सरफेस है वो बहुत नीचे है वहाँ पे, ठीक है, और थ्रोइंग सरफेस क्या है, बहुत ऊपर है, प्रोजेक्शन क्या है, बहुत ऊपर है। तो इसमें आप एंगल को डिक्रीज़ कर सकते हो। आप ऐसे कुछ मान सकते हो कि जैसे एक पहाड़ से कोई बॉल फेंक रहा है तो वो नीचे जाएगी ऑफकोर्स, तो वहाँ पे एंगल इतना इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये था, प्रोजेक्शन हाइट रेलेवेंट टू द लैंडिंग सरफेस। ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड इन द गिवन डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में जितनी स्पीड लग रही है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। जैसे आप एक फुटबॉल फेंक रहे हो, किक कर रहे हो, या फिर एक क्रिकेट बॉल फेंक रहे हो, तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कितनी है प्रोजेक्टाइल, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर आप आराम से फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी रहेगी नहीं, तो बॉल कम डिस्टेंस कवर करेगी। अगर आप स्पीड से फेंक रहे हो, वेलोसिटी ज़्यादा है, गिवन डायरेक्शन में स्पीड ज़्यादा है, तो वो और दूर जाएगी। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है। इफ़ इनिशियल वेलोसिटी इज़ मोर द ऑब्जेक्ट कवर्स अ मैक्सिमम डिस्टेंस, और अगर इनिशियल वेलोसिटी लेस है तो डिस्टेंस कम कवर करेगा। आप खुद सोचो, अगर आप लेदर एक क्रिकेट की बॉल को अगर आप बहुत ज़ोर से फेंकोगे तो दूर जाएगी, स्लो फेंकोगे तो कम हो जाएगी। तो शुरू में स्पीड ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी, और स्पीड कम है तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है, दैट इज़ ग्रेविटी। कौन सा पॉइंट हमारा, ग्रेविटी। ओके, तो ग्रेविटी क्या है कि इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ। जो अर्थ अपनी तरफ कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, वो क्या है, वो ग्रेविटी है। वो कोई एक बॉडी भी हो सकती है, वो कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कोई एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कोई भी चीज़ एयर में जा रही है वो नीचे आती है, इट मीन्स उसको ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रहा है। सो द ग्रेटर ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द ग्रेटर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी अपॉन इट। जितना ज़्यादा वेट ज़्यादा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी उसको पुल करेगी, ठीक है। अगर सपोज मान लो शॉर्टपुट का एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है, जिन्होंने शॉर्टपुट फेंका है, उसका वेट अप्रॉक्स जो मेंस के लिए 7.26 kg होता है। तो उतना भारी है वो, तो उतनी जल्दी वो नीचे भी आएगा। कोई हल्की बॉल है, जैसे वॉलीबॉल है, ये तो ये क्या है, थोड़ा ये लेट नीचे आते हैं क्योंकि इनका इतना वेट नहीं होता है। तो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के वेट पे, जितना वेट ज़्यादा हो उतनी जल्दी उसे ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लेगी। तो जो ग्रेविटी जब खींच लेगी तो वो अपनी तरफ उसको पुल करेगी, तो क्या होगा, वो डिस्टेंस कम कवर करेगा। प्रोजेक्टाइल है वो डिस्टेंस कम कवर करेगा। सो ग्रेविटी अफेक्ट द प्रोजेक्टाइल एज इट डिक्रीजेज द हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल दैट वन कैन ऑब्टेन। और ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी जो प्रोजेक्टाइल का जो ऑब्जेक्ट है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इंडिविजुअल है, वो क्या करता है, उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी जो हाइट है, उसको कम कर देता है। अब जब हाइट कम हो जाएगी तो वो डिस्टेंस भी कम अचीव करेगा। तो एक ऐसे, ये भी ग्रेविटी भी एक ऐसा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है किसको, प्रोजेक्टाइल को। ओके, जो नेक्स्ट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है प्रोजेक्टाइल, दैट इज एयर रेजिस्टेंस। जो एयर, अगर आप एक बॉल ऊपर एयर में फेंक रहे हो, सपोज मान लो हॉरिजॉन्टली, तो कहीं ना कहीं जो ऊपर एयर है वो भी उसको रोकेगी। जब एयर रोकेगी तो वो डिस्टेंस कम कवर करेगी। तो यहाँ पे राइट कॉर्नर में आप ये देख सकते हैं, इससे यहाँ पता चल जाएगा आपको कि ये जो ब्लू लाइन है इसमें क्या है, जब इसमें एयर रेजिस्टेंस लगा तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, बहुत कम। और ये जो ऑरेंज लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, जो ऑरेंज लाइन है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस पर एयर रेजिस्टेंस नहीं था, तो वो थोड़ा दूर ट्रैवल करी है। सो व्हेन अ प्रोजेक्टाइल मूव्स थ्रू द एयर इट स्लो डाउन बाय द एयर रेजिस्टेंस। कोई भी प्रोजेक्टाइल अगर एयर में जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी स्पीड कम हो रही है, किसकी वजह से, एयर की वजह से। कोई भी आप अगर वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, तो फुटबॉल का किक करोगे तो कहीं ना कहीं उसकी एयर रेजिस्टेंस की वजह से स्पीड थोड़ा कम हो जाएगी और वो जल्दी नीचे आ जाएगा। सो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर फुटबॉल है, देखो यहाँ पे इसने जो किक की बॉल, तो कैसे बॉल एयर में है उसका डाइवर्जन हो चुका है। यहाँ पे आप दोनों फुटबॉल में देख सकते हो, कहीं ना कहीं एयर क्या है, बॉल के जो मूवमेंट को है, बॉल की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर रही है, चेंज करती है तो कहीं वो डिस्टेंस कवर कम करता है। सो सरफेस, अब एयर रेजिस्टेंस में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है सरफेस। बॉल जो सरफेस है ऑब्जेक्ट का, जो आप प्रोजेक्टाइल है उसका सरफेस क्या है उस पर डिपेंड करता है। फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल पे एयर रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्रिकेट बॉल पे थोड़ा कम लगेगा, फुटबॉल पे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इनका सरफेस बड़ा है। फुटबॉल का सरफेस थोड़ा बड़ा है, जो बास्केटबॉल का सरफेस है वो थोड़ा बड़ा है। तो कहीं ना कहीं जितना सरफेस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगा, और उतना ही ज़्यादा अगर एयर रेजिस्टेंस लगेगा तो बॉल डिस्टेंस थोड़ा कम ट्रेवल करेगी। ओके, नेक्स्ट है सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। जितना ज़्यादा सरफेस और वॉल्यूम का, जो सरफेस है और जो वॉल्यूम रेशियो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसको एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। सपोज मान लो एक बैडमिंटन शटल है, जो एग्जांपल मैंने लिखा भी है, मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूँ। सो बैडमिंटन की जो शटल है उसका अपना सरफेस और अपना वॉल्यूम होता है। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप गोल्फ बॉल के देखोगे तो कंपैरिजन में देखोगे कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो किस पे ज़्यादा
लगेगी बिल्कुल उसके बैडमिंटन पे, वो एकदम से उसको वो जो एयर रेजिस्टेंस है वो उसको अफेक्ट करेगा। तो इसलिए शटल ज़्यादा एयर में ज़्यादा देर नहीं रह पाते। तो डिपेंड करता है सरफेस और वॉल्यूम का रेशियो कितना है। नेक्स्ट जो है स्पीड, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, उतनी ही ज़्यादा उस पर एयर रेजिस्टेंस लगती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी नहीं है तो एयर रेजिस्टेंस थोड़ा कम लेगा। आप एग्जांपल मान लो, आप एक बाइक चला रहे हो तो आप 60-70 की स्पीड से चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको एयर, अगर आप 20 की स्पीड चलाओगे तो थोड़ा हवा कम लगेगी, रेजिस्टेंस कम लगेगा। लेकिन जैसे ही आप स्पीड बढ़ाओगे, 80 तक जाओगे, 70 तक जाओगे, 60 जाओगे, आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि हाँ एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। तो यही चीज़ होती है प्रोजेक्टाइल में भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये होता है एक फ्रिक्शन की वजह से, जो अपोजिट फोर्स जो एयर रेजिस्टेंस हमें रोक रहा है वो भी क्या है, एक टाइप से फ्रिक्शन है। तो ऐसे हमारा जो एयर रेजिस्टेंस से काम करता है, सरफेस के डिपेंड, ऑब्जेक्ट के सरफेस पे डिपेंड करता है। इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, और स्पीड के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ओके, जो ये लास्ट फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पिन। ये भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल की जो ट्रांजेक्ट्री है, उसका जो पाथ है, उसको कहीं ना कहीं क्या करेगा, डिस्टर्ब करता है, कम करता है। सो स्पिन कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्ट की फ्लाइट को है उसको क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। सो जो डायरेक्शन है स्पिन की, और जो कितना स्पिन हो रही है बॉल या कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट है कोई भी, कितना स्पिन हो रहा है, सब डिपेंड करता है कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसके पीछे जो रीज़न ये होता है वो होता है हाई प्रेशर और लो प्रेशर। क्या रीज़न होता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। सपोज मान लो हम लोग बात करते हैं एक टेनिस शॉट की, यहाँ पे जो एग्जांपल भी लिया है वो किसका है, टेनिस शॉट का। टेनिस शॉट में 2 शॉट्स हैं, यहाँ पे टॉप स्पिन है और बैक स्पिन है। तो जो टॉप स्पिन है वो थोड़ा क्या होता है, उसका जो डिस्टेंस है बहुत पुअर होता है इस इन कंपैरिजन टू बैक स्पिन। अब रीज़न क्या है इसके पीछे, ध्यान से आप लोग समझिएगा। पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, टॉप स्पिन की, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। सो टॉप स्पिन में क्या होता है कि जो बॉल है उसके ऊपर एक हाई प्रेशर बनता है। क्या बनता है, बॉल के ऊपर एक हाई प्रेशर बनता है। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप वाले इमेज में आपको दिख रहा होगा कि जो बॉल के ऊपर क्या बन रहा है, एक हाई प्रेशर बन रहा है। जो अब ये राइट कॉर्नर में आपको टॉप में दिख रही है, बॉल के ऊपर हाई प्रेशर बनता है और बॉल के नीचे क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। किसमें, टॉप स्पिन में। ठीक है, सो जो एयर मूव करती है वो हाई टू लो जाती है। एयर किस में मूव करती है, हाई टू लो में। आप इसमें फुटबॉल वाले में देख सकते हैं, ये हाई प्रेशर है, ये प्रेशर है, लो प्रेशर। तो बॉल जो है वो जो मूवमेंट है एयर प्रेशर का वो जाती है हाई टू लो। सो जब हाई टू लो की तरफ जा रही है तो कहीं ना कहीं वो डिस्टेंस को कम कर देती है। हाई प्रेशर कहाँ की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। तो वो बॉल को कहाँ डिप करेगा, नीचे की तरफ। जब बॉल नीचे की तरफ डिप होगी तो डिस्टेंस थोड़ा कम ट्रैवल करेगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो इसमें है वो है बैक स्पिन शॉट का। तो बैक स्पिन शॉट में जो हाई प्रेशर है होता है वो बॉल के नीचे होता है। हाई प्रेशर कहाँ होता है, बॉल के नीचे। और जो लो प्रेशर होता है बॉल के ऊपर होता है। और अभी हमने पढ़ा ही है कि मैंने बताया आप लोगों को, जो एयर प्रेशर है वो हाई टू लो जाता है। जब हाई कहाँ है, नीचे है, और लो कहाँ है, ऊपर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें सपोज़ मान लो जो लो प्रेशर है वो ऊपर है और हाई प्रेशर क्या है, नीचे है। किसकी, इसमें ये हम लोग बात कर रहे हैं बैक स्पिन शॉट की। तो जो एयर है वो कैसे वो जाती है, हाई टू लो की तरफ, हाई टू लो की तरफ। तो इसमें क्या होगा, बॉल उतना और कहाँ रहेगा, एयर में रहेगा। बॉल जितनी एयर में रहेगी उतना ही ज़्यादा क्या करेगी, वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ओके, सो 2 यहाँ पे जो एग्जांपल है, यहाँ पे एक टॉप स्पिन है, एक बैक स्पिन शॉट है। तो टॉप स्पिन शॉट है थोड़ा डिस्टेंस कम ट्रैवल करता है, और जो बैक स्पिन है वो ज़्यादा करता है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये 2 बॉल है सपोज मान लो, तो ये है टॉप स्पिन। ये किसकी बात करें हम लोग, टॉप स्पिन की। तो टॉप स्पिन में हाई प्रेशर ऊपर बना है, लो प्रेशर ये बना है। तो जो एयर प्रेशर वो कहाँ मूव करता है, हाई टू लो की तरफ। तो ये जो टॉप स्पिन है ये क्या करेगा, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो बॉल एकदम से नीचे आ जाएगी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ये है बैक स्पिन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हाई प्रेशर नीचे बनेगा और लो प्रेशर कहाँ बनेगा, ऊपर। और जो प्रेशर है वो कैसा मूव करता है, हाई टू लो की तरफ। तो बॉल कहाँ रहेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, एयर में ज़्यादा रहेगी। जब बॉल एयर में ज़्यादा रहेगी तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी। सो दीज आर दी फैक्टर्स विच अफेक्ट दी प्रोजेक्टाइल ट्रांजेक्टरी। प्रोजेक्टाइल की ट्रांजेक्टरी को अफेक्ट करते हैं। थोड़ा टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे, थोड़ा एक क्या आप लोग को, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आपको एक बार में शायद नहीं समझ में आएगा। आपको 1-2 बार ये दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी, थोड़ा आपको तब क्लियर हो जाएगा। इवन अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कमेंट में आप कैसे बता सकते हो, नहीं तो मैं दोबारा से अगेन एक वीडियो और किसी पर्टिकुलर जो आपको ऐसा फैक्टर समझ में नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो थोड़ा मेरे पास टाइम का शॉर्टेज होता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। अदरवाइज़ कोई इशू है कमेंट कर दीजिए, मैं केवल उसी फैक्टर को जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसको अलग से उसका वीडियो लेके आ जाऊँगा।